नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। आज के वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का इतिहास आपको भावुक और सतर्क दोनों करने वाला है। आज बात करेंगे भारत के अंतरिक्ष में जो कारनामे रचे जा रहे हैं, जो भारत के अंतरिक्ष इतिहास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये बात समाजवाद और कथित धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वालों को पसंद नहीं आ रही, जो आज की नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुरानी साजिश को उजागर करती है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि इन्हीं की अगुवाई में AX4 मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय तिरंगे को लहराया है। 40 साल बाद राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने का गर्व उन्होंने महसूस किया और हिंदुस्तान को भी करवाया है। लेकिन आज की कहानी सिर्फ जीत की नहीं बल्कि एक साजिश और ब्राह्मण विरोध की है। और इटावा में ब्राह्मणों के नरसंहार की जो कहानी बयां हुई है वही आज आपको बताएंगे। कैसे उनकी देश में उपलब्धियां, सिविल सर्विसेज में उनकी ताकत, देश के इतिहास को संजोने में उनके बलिदान को जातिवाद के जरिए रौंद दिया गया है। बताऊंगा आपको जातिवाद इस देश के भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा है। कहानी पुरानी है लेकिन आज से शुरू करता हूं। 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला AX4 मिशन ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। 26 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉकिंग के बाद शुभांशु पहले भारतीय बने जो वहां पहुंचे। शुभांशु ने हिंदी में संदेश दिया, 40 साल बाद हम वापस पहुंच गए, ये उन्होंने कहा। और कमाल की राइड थी, ये भी उन्होंने कहा। 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम चक्कर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने बात की और देशवासियों को प्रेरित करने का काम किया। लेकिन ये बात इस देश के बाहर और भीतर बैठे समाजवादियों को पसंद नहीं आई क्योंकि ये उस गगनयान मिशन की तैयारी का हिस्सा है जो भारत से जुड़ा है। अब इस कहानी को समझने के लिए आपको इतिहास के कुछ पन्ने पलटने पड़ेंगे और अगर आप इन इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको मिलेगा ब्रिटिश काल 1857, जब अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद ब्राह्मणों को विदेशी और साजिशकर्ता घोषित कर दिया था क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी थे, जैसे नाना साहब तात्या टोपे। नेहरू युग की अगर बात करें तो 1947 से 1964 में स्वतंत्रता के बाद ब्राह्मणों को पुराने व्यवस्था का प्रतीक माना गया। 1950 के दशक में लोहिया और कम्युनिस्टों ने ब्राह्मणों को सामंती बताया। 1980 और 90 के दशक में मंडल कमीशन और OBC आरक्षण के बाद ब्राह्मण विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। मुलायम सिंह यादव ने 1990 में, लालू प्रसाद यादव ने 1995 में ब्राह्मणों को निशाना बनाया। हालिया घटना 24 जून को इटावा में एक नेता ने ब्राह्मण नरसंहार का आह्वान किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। और ये महज ब्राह्मणों के विरोध तक सीमित नहीं है बल्कि जैसे अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम विभाजन के बाद ब्राह्मणों को टारगेट किया, उसे आज कथित धर्मनिरपेक्ष ताकतें जारी रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर एक मिनट के लिए जाति आधारित बात मान भी लें और उस बात को कर भी लें तो आजादी के प्रमुख स्तंभ चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और PV नरसिम्हा राव जैसे नेता कौन थे? विज्ञान की दुनिया में अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार के विजेता CV रमन कौन थे? हर्षवर्धन जिन्होंने इसरो में अपना योगदान दिया वो कौन थे? और अब शुभांशु शुक्ला जिन्होंने अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया है वो कौन है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विश्वनाथन आनंद कौन है? कालिदास, पंडित रविशंकर और हरिवंश राय बच्चन कौन थे? जो आज जाति के नाम पर बांटकर दिखाया जाता है वो सच नहीं है बल्कि सच ये है कि ब्राह्मणों ने शिक्षा, विज्ञान और कला के क्षेत्र में योगदान दिया है जो भारत की वैश्विक पहचान में मददगार साबित हुआ है। आज देश में 16 से 18% IAS और PCS ब्राह्मण हैं और ये जातिवाद या आरक्षण के दम पर नहीं पहुंचे हैं बल्कि मेहनत कर कर मेरिट से पहुंचे हैं। लेकिन आज जो जहर समाज के भीतर घोला जा रहा है उसका अर्थ भी अब आप समझ लीजिए। 2024 में 1200 से ज्यादा जाति आधारित हिंसा की घटना इस देश में हुई जिसमें 300 से ज्यादा मौतें हुई और ये डेटा NCRB ने 2024 में दिया था। जातिवाद से उत्पादकता मतलब देश की जो प्रोडक्शन है वो 2 से 3% कम हुई है। ये आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े बताए गए हैं जो 2030 तक $50 बिलियन तक नुकसान पहुंचा सकती है और ये बात वर्ल्ड बैंक ने 2023 में बताई थी। मंडल कमंडल विवाद जो है उन्होंने देश को अस्थिर करने का काम किया। जातियों के नाम पर किसानों का भी खूब इस्तेमाल होता रहा।
जातिवाद राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है, विकास को रोकता है और विदेशी ताकतों को फायदा दे सकता है। देश की आंतरिक लड़ाई से सीरिया होता है, लेबनान होता है, श्रीलंका होता है, बांग्लादेश होता है, लेकिन हमें वो नहीं होने देना है। सुभांशु शुक्ला की उपलब्धि भारत का उस पर गर्व करना चाहिए, बल्कि विरोध नहीं करना चाहिए। और हाँ, जाते जाते आप ये भी समझ लीजिए कि भारत में जातिवाद नहीं था, भारत में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। हर ज्ञान रखने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था, लड़ने वाले को क्षत्रिय कहा जाता था, व्यापार करने वाले को वैश्य और देश को बनाने में सहयोग करने वाले को शूद्र कहा जाता था। और ये चारों गुण किसी एक व्यक्ति में भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ये अलग अलग व्यक्ति हों। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और ये रोग सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी है। अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी और हिस्पैनिक समुदायों के साथ नस्लीय भेदभाव का विवाद है, जो जातिवाद का आधुनिक रूप है। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ अपार्थाइड का इतिहास रहा है, जो रंग भेद का आधार था। यूके में दक्षिण एशियाई प्रवासियों में जातिगत तनाव रहता है और इसकी वजह से जैसे भारत को 2030 तक $50 बिलियन का नुकसान हो सकता है, वैसे ही अमेरिका में नस्लीय असमानता से सालाना $1 ट्रिलियन का नुकसान होता है, क्योंकि 15% आबादी आर्थिक रूप से वंचित है, कमजोर है। दक्षिण अफ्रीका में आज भी नस्लीय असमानता से 20% से ज्यादा लोग गरीब हैं। अमेरिका जैसे आजादी वाले देश में भी 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर्स जैसे प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। जबकि यूएन ने 2023 में जातिवाद को मानवाधिकार उल्लंघन माना था, लेकिन भारत ने इसे, पता है आपको क्या कहा था? भारत ने कहा था कि ये हमारा आंतरिक मामला है। एक और उदाहरण से समझिए कि कैसे ये काम करता है। फिलीपींस का मूल धर्म स्वदेशी फिलीपीन लोक धर्म हुआ करता था, जिसे एनिमिज्म या फिर बाथलिज्म भी कहा जाता था। लेकिन आज उस फिलीपींस में 90% ईसाई हैं। जो वहां की मूल धर्म की आबादी थी वो महज 2% पर सिमट कर रह गई। बाकी लोग वहां इस्लाम को मानने वाले हैं। जाति नस्ल आधारित कन्वर्जन ने संस्कृतियों को मिटाने का काम किया है। मलेशिया में इस्लामीकरण ने मूल धर्म को खत्म कर दिया, लेकिन भारत को इनसे बचने के लिए एकता पर जोर देना होगा, वरना जातिवाद विदेशी ताकतों के लिए एक हथियार बन सकता है और वो हथियार इस देश को अस्थिर कर सकता है, जिस तरीके से बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों देश छोड़ो, ब्राह्मणों अंतरिक्ष छोड़ो, उन लोगों को ब्राह्मणों के इस इतिहास को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।